मिलके इस लिक्विड पर क्या अप्लाई करने लगते हैं, प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे। प्रेशर क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि देखो ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। अब इस क्लोज्ड कंटेनर से यहाँ से इस डायरेक्शन से ये गैस बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उस गैस को रोकने का काम कौन कर रहा है? ये जो क्लोज्ड कंटेनर है वो उसको रोक देगा। और जैसे ही वो उसको रोकेगा, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा जो वेपर है वो किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसा जनरली हम अगर वाटर को किसी कंटेनर में रख के गर्म करते हैं और उसके ऊपर उसका कैप डाल देते हैं, तो आफ्टर वेपराइजेशन प्रोसेस जितना भी वेपर होता है उसके कैप पे कलेक्ट हो जाता है। और जब उसके कैप में कूलिंग का प्रोसेस होता है तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको आप क्या बोलते हो? कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलते हो। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे जैसे वेपराइजेशन लिक्विड का होता जाएगा, आफ्टर सम टाइम के बाद जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे कंडेंसेशन का प्रोसेस बढ़ता जाता है तो हमारा जो वेपर है वो दोबारा किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब पहले सिर्फ कंटेनर में, इनिशियली की बात करूं तो सिर्फ कंटेनर में लिक्विड था और आफ्टर सम टाइम के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जैसे ही वेपर की वजह से उस कंटेनर के अंदर प्रेशर जनरेट हुआ, उस प्रेशर से कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मतलब मेरा लिक्विड पहले वेपर में कन्वर्ट होके वेपर से फिर टर्न आउट हो रहा है किस पे? लिक्विड पे टर्न आउट हो रहा है। ठीक है, अब लिक्विड पे टर्न आउट होने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे लिक्विड बनते जा रहा है और ऊपर मेरा वेपर बनते जा रहा है। तो जैसे जैसे वेपर बनेगा वो वेपर लिक्विड बन के दोबारा नीचे आता जाएगा। तो इनिशियली जो वेपराइजेशन का रेट था वो काफी हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि वहां पर एक भी वेपर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं था, वहां पे एक वैकेंट प्लेस था। लेकिन जैसे ही वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ऑलरेडी बहुत सारे वेपर पार्टिकल उस जगह को कवर कर चुके हैं। तो अब वो वेपर बनाना तो चाहता है, लेकिन उसमें से जो वेपर बन के निकलेगा उसके लिए उस कंटेनर के अंदर क्या नहीं बची? जगह नहीं बची। क्योंकि इनिशियली जितने वेपर बने उन्होंने उसके प्लेस को कवर कर लिया। उसमें से कुछ वेपर आफ्टर सम टाइम के बाद कंडेंसेशन शो कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे वेपर पार्टिकल्स एक साथ कंडेंसेशन शो करेंगे क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वेपराइजेशन का जो रेट होता है वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन का रेट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आपका वेपराइजेशन का रेट डिक्रीज हुआ, कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज हुआ। कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज हुआ मतलब लिक्विड का अमाउंट बढ़ा और वेपर का अमाउंट कम है। तो जैसे ही वेपर का अमाउंट कम होता है, लिक्विड उसको फिर से किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है? वेपर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अगर उसके पास प्लेस अवेलेबल हो तो। ऐसा करते 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 एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो मेरा वेपराइजेशन का रेट है और जो मेरा कंडेंसेशन का रेट है, आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। मतलब लिक्विड से वेपर बनने का रेट और वेपर से लिक्विड बनने का जो रेट है, दैट इज द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जिस टाइम पर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, और ये हमको कैसे पता चला पूछा जाएगा, तो इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने एक मैनोमीटर लगाया हुआ था, उससे अटैच किया हुआ था। तो मैनोमीटर इनिशियली जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा शो करता है। ठीक है, इनिशियली जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा प्रेशर शो करता है। क्यों ज्यादा प्रेशर शो करता है? क्योंकि इनिशियली कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ रहता, तब सारा का सारा वेपर जितना भी वैकेंट प्लेस कंटेनर में बना हुआ रहता है उसके एरिया को कवर कर चुका रहता है, जिसकी वजह से काफी हाई प्रेशर मैनोमीटर में हमको दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो वेपर प्रेशर पहले काफी ज्यादा था वो वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होता जाता है। और जैसे वेपर प्रेशर कम हुआ, आफ्टर सम टाइम के बाद जो वेपर प्रेशर है वो चेंजेस शो ही नहीं करता। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा वेपराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो इन एनी केमिकल रिएक्शन, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट क्या हो जाती है?
इक्वल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन किसके बीच में जनरेट हुआ, जो हमारा लिक्विड है और जो हमारा वेपर है, उन दोनों के बीच जनरेट हुआ। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया वही प्रोसेस है उसमें। नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमने आइस और वाटर, मतलब जो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है वो पढ़ा। उसके बाद लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट होता है, तो ये पॉसिबल ओनली किसमें है, क्लोज्ड कंटेनर में। ओपन कंटेनर में जो लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें से जो वेपर है वो क्या हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएगी, उसका कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, इट इज पॉसिबल ओनली अ क्लोज्ड कंटेनर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, मींस आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो लिक्विफाई नहीं होगा, गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको क्या बोला जाएगा, जो सब्लिमेशन का प्रोसेस बोला जाएगा। लाइक अ कैम्फर, कैम्फर को हम क्या करते हैं, नेचर के कांटेक्ट में रखते हैं। जैसे ही नेचर के कांटेक्ट में रखोगे, धीरे धीरे उसकी साइज क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है। मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। और ये किस वजह से हुआ, नेचर कांटेक्ट की वजह से। नेचर में बहुत हीट प्रेजेंट है, जब वो हीट उसको मिलता है तो वो हीट को गेन करके अपने सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर लेता है, गैसेस में कन्वर्ट कर लेता है। और इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल को भी ओपनली रख दिया जाएगा। जैसे आपके पास ग्लास में अल्कोहल रखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम के बाद आप देखोगे कि अल्कोहल का अमाउंट आपके ग्लास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो भी क्या हो जाता है, नेचर पे लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हीट उसने गेन किया और अपने फिजिकल स्टेट में चेंजेस जनरेट कर लिया। तो कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड की बात की जा रही है, तो सॉलिड का एग्जाम्पल लिए तो लाइक नेफ्थिलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नेचर के कांटेक्ट में आने के बाद अपने सॉलिड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और जब इनका सॉलिड ऑब्जेक्ट का आप कौन सा प्रोसेस करोगे, कूलिंग का प्रोसेस करोगे, तो आफ्टर कूलिंग प्रोसेस ये आपको फिर से सॉलिड स्टेट में क्या होने लगता है, अवेलेबल होने लगता है। तो इस टाइम पर भी सॉलिड से गैस बनने की रेट और गैस से सॉलिड बनने की रेट जब क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो कि आइस और लिक्विड के बीच में जनरेट होता है। जब सॉलिड को मेल्ट किया जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब फ्रीज किया जाता है तो फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दोनों रेट को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इन रिएक्शंस को करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अचीव कर लेता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसके बाद हमने देखा लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम, जिसमें लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड बनने की रेट, मतलब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की रेट जब इक्वल हो जाती है, तो उस टाइम पर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम बनता है। और सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, जब सब्लिमेशन का प्रोसेस किसी सॉलिड सब्सटेंस में होता है तो वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी गैस का अगर हम कूलिंग का प्रोसेस करते हैं तो हमको दोबारा से वो सॉलिड अवेलेबल हो जाता है, जिसको सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम के फॉर्म पे शो किया जाता है। ये जनरली 3 मेथड्स आप देखोगे जो कि हमको नॉर्मली फिजिकल फॉर्म पे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं या देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है, जो आपको दिख रहा होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डाई सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डाई सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, किसी भी सॉल्यूशन को जब आप फॉर्म करते हो, तो आप सभी जानते हो कि सॉल्यूशन को फॉर्म करते समय एक आपके पास सॉल्वेंट का कंपोनेंट रहता है और एक आपके पास सॉल्यूट का कंपोनेंट होता है। किसी भी सॉल्वेंट को लेके जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो जो बनने वाला नया प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, मतलब डाई सॉल्यूशन का प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। मतलब किसी भी
सॉल्यूट का किस पे डिसॉल्व होना, सॉल्वेंट पे डिसॉल्व होना, डिसॉल्विंग प्रोसेस ऑफ सॉल्यूट इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड अ डाइसोल्यूशन प्रोसेस, आप ये बोल सकते हो। अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम जनरेट कैसे होता है, डाइसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। आपको करना क्या है, इसमें आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको 10th क्लास में बताया था, इसके बारे में बताइए व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बताइए कि सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, उसके बाद आप बताएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें वही सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट करना है। तो वो कैसे जनरेट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे ये बताइए कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको कैसे बनाया जाता है, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी आप बताएंगे, बताओ। मैम सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं, हाँ ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हाँ ठीक है। इसमें जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन के अंडर में आता है, जिसको हाँ हम हीट करके बनाए जाते हैं किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, हाँ उसको ठीक है। टेम्परेचर प्रोवाइड करके। तो ट्रू सॉल्यूशन में कितने टाइप के सॉल्यूशन आप पढ़ोगे रिया? सॉल्यूशन में 5 टाइप्स के। 5 टाइप्स के, कौन कौन से थे बताओ। डाइल्यूट, concentrated, हाँ saturated, ठीक। unsaturated and super saturated। सबसे पहले यहाँ पे बात आई डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, आप सभी जानते हैं इस बात को। सैचुरेटेड की हम बात कर रहे थे, देन अनसैचुरेटेड आता है, और उसके बाद सुपर सैचुरेटेड आता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन मैंने लिया, मान लो मैंने यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, और उस वाटर पे मैं क्या डालते जा रही हूँ, सॉल्ट डालते जा रही हूँ, ठीक है। सॉल्ट डालते गई तो सॉल्ट इसमें क्या होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो जो मेरा सॉल्ट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, और जैसे ही मुझे दिखेगा कि इस नीचे या इस बीकर के नीचे क्या हो रहा है, जो मेरा सॉल्ट है वो सेटल डाउन हो रहा है, कि ऐसा मुझे दिखाई देता है, तो मैं क्या करूंगी, इस सॉल्ट को इस पे ऐड करना बंद कर दूंगी। दैट मीन्स इस टाइम पर जो सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया है दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनता है, मैंने कोई सॉल्ट लिया, मान लो 1 ग्राम का मैंने सॉल्ट लिया, और उसको मैंने 20 ml वाटर पे क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो मेरा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। उसमें कोई भी आपको नीचे बीकर पे सेटल डाउन होता हुआ सॉल्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने क्या किया, मान लीजिए 50 ml का वाटर लिया, और उसमें हमारा कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं है, हम उसपे सॉल्ट डाले जा रहे हैं, जब तक वो उसको घोल रहा है तब तक हम उसमें क्या डालते जा रहे हैं, जो सॉल्यूट है उसको डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो सॉल्यूट है वो उस पर डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब है जितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट थे, उन सारे के सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने अपने अपने सॉल्यूट को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। दैट इज अ डाइसोल्यूशन प्रोसेस, जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूट उस पर घुलना बंद हुआ, मतलब अब एक्सेस अमाउंट हो रहा है, सॉल्यूट का क्या हो रहा है, ज्यादा अमाउंट हो रहा है, तो उस टाइम पर हमारा सॉल्यूट उस पर घुलना क्या कर देता है, बंद कर देता है। यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे नहीं। जैसे आपने 50 डिग्री लिया है तो आप 50 डिग्री ही रखोगे, जैसे आपने 35 डिग्री लिया है तो आप 35 डिग्री पे ही उस सॉल्यूशन को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। मतलब एट अ डेफिनेट टेम्परेचर कोई सॉल्यूशन आपने ऐसा प्रिपेयर किया है जिसमें आपने अपने सॉल्यूट को पूरे तरीके से डिसॉल्व किया, और आफ्टर सम टाइम के बाद हम ये देख रहे हैं कि हम डिसॉल्व करते गए, और उसके बाद डिसॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो बंद हो गया एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर। तो ऐसा सॉल्यूशन जो हम फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। इतना प्रिपेयर करने के बाद मान लीजिए जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो सब्सटेंस है, और उसमें और फिर से वो डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, और ज्यादा आप उसमें क्या डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, तो वो नीचे सेटल डाउन ही होता जाएगा, वो डिसॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि जितने सॉल्यूट को जितना सॉल्वेंट चाहिए था वो तो सारा का सारा डिसॉल्व हो चुका। मतलब मैं उसको बोलूंगी डाइसोल्यूशन मेरा हो चुका है, सॉलिड का जो भी सॉलिड मैंने लिक्विड पे डाला था उसका। और उसके बाद
जब मैं डाल रही हूँ, जब घुलना वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तब मैं उसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डाल रही हूँ। तो जो सॉल्यूशन पहले बना हुआ था और उसके बनने के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस घुलना बंद हो चुका है, उन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड अ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डाई सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब सॉलिड जो हमारा था लिक्विड पे, उसका मैंने डाई सॉल्यूशन का प्रोसेस कर दिया, लेकिन एक कंडीशन के बाद वो घुलना बंद हो गया, और बंद होने के बावजूद मैंने उसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट को डाला। तो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट और जिस सॉल्यूशन पे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होगा, उसको क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डाई सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ऐसा भी एक इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो सकता है? जनरेट हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा ऐसा ही एक और सॉल्यूशन आप बना सकते हो, जिसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डाई सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब देखो, पहले मैं मेरा जो सॉल्यूट था वो कौन से स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था। लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? पहले आपका जो सॉल्यूट था, जो आप डिसॉल्व कर रहे थे, वो कौन से स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, और अभी आप जो सॉल्यूट लोगे वो कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, गैसेस इन लिक्विड बोला गया है और सॉलिड इन लिक्विड बोला गया है। तो डाई सॉल्यूशन का प्रोसेस मैंने पहले सॉलिड इन लिक्विड में कराया, जिसमें मैंने सॉल्ट को किस पे मिलाया था? वाटर पे मिलाया था। अब मैं कोई गैसेस ले रही हूँ और उस गैसेस को किसी लिक्विड पे क्या कर रही हूँ? डिसॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो गैसेस पे लिक्विड को डिसॉल्व करने के बाद आपको उस गैसेस से लिक्विड का क्या बनाना पड़ेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, चाहे वो 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या फिर 50 डिग्री हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम किसी सॉल्वेंट पे सॉल्यूट जो गैसियस स्टेट में है उसको डालना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे उसको हम क्या करते जाएंगे? शेक करते जाएंगे। जैसे जैसे वो शेक होता जाएगा, जो गैसेस है वो कहाँ पे, जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर डिसॉल्व होता जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर उसमें गैसेस हमको मिल रहे हैं, हमको ये पता करना पड़ेगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ गैसेस उसमें कब हो रहा है। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, या फिर एक थ्योरी बताई गई है, जिसके बारे में किन्होंने बताया था? हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। क्योंकि देखो, आपको एक पानी दे दिया जाए और उस पर आपको गैस घोलने बोल दिया जाए, तो आप उसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस पास करोगे। गैस पास करोगे तो उसमें बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ ना कुछ गैस प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वो बबल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। खत्म हो गया तो समझ आ जाएगा कि वो गैस उस वाटर पे क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है। ये बात हमको समझ आ जाएगी। लेकिन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ गैसेस आर डिसॉल्व इन अ लिक्विड, बिकॉज मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो ये पता करने के लिए आगे एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, दैट इज अ हेनरी। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि किसी भी लिक्विड पे गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है कि लिक्विड और गैस का नेचर कैसा है, उस गैस का प्रेशर कितना है, और जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका टेम्परेचर कितना है। मतलब किसी भी लिक्विड पे गैसेस का अगर सॉल्युबिलिटी पता करना है तो वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। ये चीजें क्या क्या हो सकती हैं? जो लिक्विड मैंने लिया है एज अ सॉल्वेंट और जो गैस मैं ले रही हूँ एज अ सॉल्यूट, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। और दूसरा, जो भी कंपोनेंट हमारा बनेगा उसके टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा किन्होंने बताया? हेनरी ने बताया। और हेनरी ने बताने के बाद हेनरी ने एक लॉ गिव किया, जिसको हम हेनरीज लॉ के फॉर्म पे शो करते हैं, जिसमें इन्होंने ये बोला कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन। इन्होंने ये बोला कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं कि किसी गैसियस सॉल्यूट को आप ऐड करोगे। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने कुछ वाटर लिया हुआ है, इस वाटर पे मैंने कुछ गैसियस पार्टिकल क्या किए? पास किए। तो गैसियस पार्टिकल जैसे ही हम पास करते हैं ना, तो जैसे ही आप गैसियस पार्टिकल इस पे पास करोगे, होगा क्या? इस कंटेनर के अंदर एक प्रेशर क्या हो जाएगा? एक्सर्ट हो जाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर उस सॉल्यूशन में एक्सर्ट होगा, उतना अमाउंट ऑफ गैस उसमें डिसॉल्व होता है, ऐसा हम समझेंगे। मतलब
इसमें पार्टिकल आएंगे तो देखो इतने एरिया को वो क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब इतने एरिया को जब ये कवर करेंगे तो ये अपना कुछ ना कुछ प्रेशर उस लिक्विड के अंदर लगाएंगे ना, क्योंकि उनको डिसॉल्व होना है। समझ रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे बहुत सारे आप पार्टिकल पास करोगे तो वो स्पेस को कवर करेगा। जैसे ही वो स्पेस को कवर करेगा, वो लिक्विड पे क्या अप्लाई करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जितना प्रेशर वो गैस उस पे अप्लाई करेगा, मतलब उसका जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर अप्लाई करेगा। उसके बेसिस पे ऐसा बोला गया कि जब किसी गैसेस को हम लिक्विड सॉल्यूशन पे पास करते हैं तो वो जो गैसेस पार्टिकल होंगे उस लिक्विड सॉल्यूशन पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे हमको उसी से पता चलेगा कि उतने अमाउंट ऑफ गैस उसमें क्या है, प्रेजेंट है। सपोज इसमें बताया गया है कि हमने m अमाउंट ऑफ क्या लिया है, हमारा सॉल्यूट लिया है, और उस m अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, m मतलब m मास का मैंने कोई सॉल्यूट लिया जो कि गैसियस स्टेट में है, और उसको मैंने किसी लिक्विड पे पास किया। तो लिक्विड पे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ दैट इज अ P। तो हम अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इसको क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये बोल सकते हैं। और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से क्या करने की कोशिश करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा हेनरीज लॉ था उसमें इन्होंने ये बोला कि किसी भी गैसेस का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सॉल्यूशन पर एक्सर्ट होने वाले प्रेशर के, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा मास होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आप सभी जानते हैं जैसे बहुत ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें बहुत ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। जैसे आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को आपको बोला जाएगा कि आप इस पे प्रेशर अप्लाई करो। तो अगर वेट के हिसाब से देखूं, जिसके पास पावर के बेस पे अगर देखोगे तो जो भी अपना जिसका पावर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। जैसे उस बॉल के ऊपर मैंने 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका प्रेशर अलग होगा, और 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका प्रेशर अलग हो गया। तो मास पे डिपेंड कर रहा है। जनरली हम ये देखते हैं कि मास ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, मास कम है तो प्रेशर कम हो रहा है। इस बेस पे मैं बता रही हूँ अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो हेनरीज ने यही बोला कि जितना भी हमारा गैसेस का मास होगा जो कि डिसॉल्व हो रहा है एज अ सॉल्यूट फॉर्म, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सॉल्यूशन पे एक्सर्ट होने वाले प्रेशर के। एंड देयर अकॉर्डिंग टू देयर लॉ उसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, m आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा, kp हो जाएगा, जहां पर k हमारा क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। जो आपका k है उसको क्या बोला जाता है, हेनरी कांस्टेंट बोला जाता है। हेनरी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि उसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हेनरी थे, ठीक है। तो इससे ये बात पता चल गई कि जो गैसेस होते हैं अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो गैसेस का सॉल्युबिलिटी होता है, ये तो डेफिनेट टेम्परेचर की बात की गई। अब सपोज मान लो कि कंटेनर के टेम्परेचर को तुम बढ़ा दोगे, जैसे ही कंटेनर के टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, देखो यहाँ पे आपके पास ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन पे आपने क्या किया था, गैसेस पार्टिकल को यहाँ पे क्या किया था, डिप्ड आउट किया था। अब इसको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अब इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो होगा क्या, ये पार्टिकल पहले प्रेशर इस लिक्विड पे अप्लाई कर रहे थे, जैसे ही इनको आपने हीट प्रोवाइड किया इनमें क्या होने लगा, कोलिजन होने लगा। जैसे ही कोलिजन होगा ये दूर दूर भागेंगे, और जैसे ही ये दूर दूर भागेंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस का जो प्रेशर होता है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है सोडा बॉटल। सोडा बॉटल होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि सोडा बॉटल के अंदर लिक्विड होता है। अब उस लिक्विड में क्या होता है, एक गैस इन्वॉल्व होती है, और वो गैस जब तक आपका जो बॉटल का कैप क्लोज्ड है तब तक वो गैस उसके अंदर ही रहेगी, ठीक है। और जैसे ही आप उसके कैप को क्या करोगे, ओपन
करोगे काफी ज्यादा स्पीड से जो बबल के फॉर्म में है वो गैस बाहर निकलती है, दैट इज अ हेनरीज लॉ। वो जो कैप लगा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा, जिसको मैंने अभी आपको क्या बताया, m इज इक्वल के पी। जब तक आपका क्या लगा है, ये जो कैप लगा हुआ है, तब तक वो नॉर्मल कंडीशन पे है, जिसको हम मास इज इक्वल केपी के फॉर्म पे शो करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इस कैप को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो कैप को ओपन करने से होगा क्या, जितना भी मास हमारा गैस का वहां पे प्रेजेंट है वो प्रेशर की वजह से क्या होता जाएगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा प्रेशर से वो ऊपर आने की कोशिश करेगा और आपको बबल के फॉर्म पे मिलेगा। उतना ज्यादा प्रेशर से वो ऊपर क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे वो अपने प्रेशर को क्या करना चाहता है, इक्वल करना चाहता है। किसके इक्वल करना चाहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना चाहता है, क्योंकि एट अ नॉर्मल कंडीशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm होता है। लेकिन बॉटल के अंदर जो प्रेशर है वो किस वजह से है, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि लिक्विड के अंदर घुली हुई हैं और कुछ गैसेस उस पर क्या अप्लाई कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। तो इसमें बहुत सारे गैसेस पार्टिकल जो है वो सोडा बॉटल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो अभी तक रेस्ट कंडीशन में है। क्यों रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि मैंने उसके कंटेनर को क्लोज्ड करके रखा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ओपन कर दिया, होगा क्या, सारी का सारा जो गैस है जो कि उस बॉटल के अंदर गैसेस एंड लिक्विड डाई सॉल्यूशन के फॉर्म पे प्रेजेंट है, वो सारा का सारा गैस अब क्या होने लगेगा, जितना भी वहां पे डिसॉल्विंग गैस होगा वो ऊपर आने लग जाएगा। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो क्या कर लेगा, रिच कर लेगा, वैसे ही वो जो बबल बनना है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दैट इज कॉल्ड अ हेनरीज लॉ, जिसमें ये बोला गया है कि मास ऑफ एनी गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन एनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की गई है और इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। जब तक कैप लगा है तब तक वहां पर डिसॉल्व गैस और जो गैस आपने एक्सेस में डाला है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हुआ था। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन तक जो बॉटल है वो नॉर्मली रहेगा, लेकिन जैसे ही वो कांस्टेंट फैक्टर को मैंने ओपन कर दिया, वैसे ही वो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और वो ब्रेक डाउन होने के बाद पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट होगा वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जब तक आपका कैप क्लोज्ड है तब तक आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा था और प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन रहा था, रिएक्टेंट बन रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उस सोडा बॉटल के कैप को ओपन किया, तब तक दोनों डायरेक्शन में अब रिएक्शन नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें आपका रिएक्टेंट पूरे के पूरे तरीके से प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही उसने एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अचीव कर लिया, वो दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को शो नहीं करेगा और इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सोडा बॉटल जो होता है वो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डाइसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, मतलब कि मैंने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन गैसेस एंड लिक्विड का फॉर्म किया उसके बीच में, और वो बनने के बाद मैंने उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ गैस डाल दिया, उन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम जनरेट होता है वही इक्विलिब्रियम हमको सोडा बॉटल में देखने को मिलता है, जिसको हेनरी ने अपने लॉ के थ्रू क्या किया है, प्रपोज्ड किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो उस टाइम पर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, वैसे ही प्रेशर इन अ लिक्विड गैस का क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और ऐसा एग्जांपल उन्होंने इसका क्या दिया है, सोडा बॉटल दिया है, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल होते हैं आप वो भी एग्जांपल इस पे ले सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इसमें है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, देखिए हेनरीज लॉ सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे के सारे गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि लिक्विड में क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं अगर हम प्रेशर जनरेट करते हैं तो हेनरीज लॉ ओनली जो आइडियल गैसेस होती हैं, स्ट्रिक्टली जो रियल गैसेस होती हैं, हम बोले काफी हाई टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर जो शो कर सकती हैं, वही गैसेस हेनरीज लॉ को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। मतलब प्रेशर काफी लो होता है और टेम्परेचर काफी हाई होता है, वैसे गैसेस ही हेनरीज लॉ को फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा जो हेनरीज लॉ होता है
यहाँ पे वही बताया गया है कि सारे गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ ऐसे गैसेस जो क्या नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद देयर सॉल्वेंट, डू नॉट रिएक्ट विद देयर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें आप उस गैस को डाल रहे हो, उस सॉल्वेंट पे वो क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर उसने उससे रिएक्ट कर दिया तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, वो उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो जो भी अपने सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करती, उस टाइप की जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, हेनरीज लॉ को फॉलो करती हैं। और दूसरी बात, एट अ हाई टेम्परेचर जो लो प्रेशर को शो करती हैं, ऐसे गैसेस हेनरीज लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये दो लिमिटेशंस जो भी गैस पुट अप कर देगी, वो हेनरी लॉ को क्या करने लगेगी, फॉलो करने लगेगी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है, जिसमें इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट होता है, किनके बीच में जनरेट होता है, वो आपको बताया गया। इतने टॉपिक्स में आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हेनरी लॉ। व्हाट इज हेनरी लॉ आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आपको डिफाइन करना है और साथ में उसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और m इज इक्वल क्या हो जाएगा, kp, जिसमें आपका m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और p आपका प्रेशर और k हेनरीज कांस्टेंट को बता रहा है। इतना आपको बताना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इतने जो मैंने बताया आपको उसमें से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। चलिए।